होती है। तो इससे पहले कि हम प्रकाशिक समावयवता जाने, कुछ मूलभूत चीजें जानना बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं सममिति के तत्व। सममिति के तत्व, समानता के तत्व। तो किसी अणु में कितने तरह की समानताओं के तत्व पाए जाते हैं, कितने तरह से उसको समान भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, या मान सकते हैं कि समान भागों में विभाजित करने पर किस तरह का विभाजन देखने को मिलता है। जैसे इसी में एक क्वेश्चन अभी अभी आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो पिछले साल थे उसमें आया था, ठोस में सममिति के तत्व। याद रखिए, ठोस में सममिति के तत्व अलग हैं लगभग ऐसे ही, लेकिन उनका वर्णन अलग तरीके से किया गया है, वो अलग टॉपिक है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। यहाँ हम एक ही तरह की सममिति में, एक ही तरह के वर्गीकरण में कितने प्रकार हैं उस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सममिति के तत्व का मतलब होता है कि किसी भी अणु में अगर हम उस अणु को इन विशेष तत्वों के आधार पे, इन विशेष बिंदुओं के आधार पे देखें, और अगर वो दो समान भागों में दिखाई दे, तो हम कहेंगे कि अणु। तो पहली चीज तो सममिति की हमारे ध्यान की है। एक मिनट। तो मैं बता रहा था कि अब हम पढ़ेंगे इनके प्रकार, सममिति के कितने प्रकार हैं, जिसमें पहला है सममिति तल। सममिति तल एक्स वाई जेड या एक्स और वाई के बीच, यानी कि एक ऐसा काल्पनिक तल है जिससे अगर हम अणु को काटें तो वो दो बराबर भागों में बंट जाए। अगर वो दो बराबर भागों में बंटता है तो हम कहेंगे कि इसमें सममिति का तल है। जैसे एक अक्षर को देखिए, ए अक्षर को अगर हम इस तल से काट दें, बराबर डॉटेड लाइन से इस तरीके से काट दें, तो आप पाएंगे कि ये दो बराबर भागों में बंट गया। तो हम कहेंगे कि ए में एक सममिति का तल है। और किसी तरीके से आप इसको काट के देखिए, ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। बी, अगर हम अल्फाबेट बी के बारे में बात करें और बी को इस तल से काट दें, तो आप पाएंगे कि बी भी दो बराबर भागों में बंट जाता है। इसका मतलब यह है कि बी में भी सममिति का तल है, एक ही तल है, याद रखेंगे। बी को आप किसी ऐसे काट के देखिए, दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। ऐसे ही एक अणु ले लेते हैं हम, COOH, COH, HCOH, HCOOH। आप इसको यहां से बीचों बीच काट दीजिए, देखिए दो बराबर भागों में बट गया। तो इस तरह के अणु, यानी कि यदि हम किसी तल से किसी अणु को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकें, वह काल्पनिक तल जो किसी कार्बनिक अणु को दो समान भागों में, एकदम बराबर भागों में विभाजित कर सके, वो कहलाएगा सममिति का तल। ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं दूसरी चीज पे, सममिति केंद्र। सममिति केंद्र, सममिति केंद्र किसको कहेंगे हम? मान लीजिए कि हमारे पास एक अणु कुछ इस तरीके का है, मैं इसमें बॉन्डिंग कुछ ऐसा दिखा रहा हूं। हाँ सर, मान लीजिए ये एक चक्रीय अणु है। अब ये एक केंद्र बिंदु हम चुन सकते हैं कि जिससे जितनी दूरी पर ये CH3 है, विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी पर दूसरा CH3 मिल रहा है हमको। जितनी दूरी पर ये हाइड्रोजन है,
उतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में दूसरा हाइड्रोजन हमको मिल रहा है। तो किसी अणु में वह काल्पनिक केंद्र जिससे जितनी दूरी पर कोई समूह स्थित है, विपरीत दिशा में भी ठीक उतनी ही दूरी पर वैसा ही एक समूह अगर पाया जाए तो उस बिंदु को हम कहेंगे सममिति का केंद्र। जैसे मीथेन की बात करें अगर हम, तो मीथेन में कार्बन क्या होता है, सममिति का केंद्र होता है। लेकिन यहां एक बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि मीथेन में हम ठीक अपोजिट जाएंगे तो कुछ नहीं मिलता, इसलिए मीथेन में कार्बन केंद्र में होते हुए भी सममिति का केंद्र नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब बेंजीन को देख लो, बेंजीन एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। या साइक्लोहेक्सेन ले लो, साइक्लोहेक्सेन में इस बिंदु से जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये कॉर्नर है, दोनों ही CH2 हैं। तो किसी अणु के भीतर कोई ऐसा काल्पनिक बिंदु जिससे दोनों ही दिशाओं में विपरीत दिशा पर समान दूरी पर एक समान समूह उपस्थित हो, वो कहलाएगा सममिति का केंद्र। अब आते हैं अगली चीज, सममिति का अक्ष। अगला टॉपिक हमारा है सममिति अक्ष। हाँ जी, सममिति केंद्र किसी अणु के भीतर उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु जिससे एक दिशा में जितनी दूरी पर कोई समूह स्थित है, जितनी दूरी पर कोई समूह स्थित है, ठीक विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी पर वैसा ही एक समूह उपस्थित हो, तो इस काल्पनिक बिंदु को सममिति का केंद्र कहते हैं। अब आते हैं सममिति अक्ष, तीसरी चीज। सममिति अक्ष का सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका पंखा। ठीक है ना। एक पंखे को आप अपने लेवल पे ले लीजिए और थोड़ा दूर हट जाइए, नहीं कट जाएगी, आप चोट लग जाएगी। पंखा ऐसे लगा हुआ है, उसके ब्लेड आपके साइड, जैसे छत को थोड़ा ऐसे नीचे ले लीजिए पंखे को। अब उसके एक ब्लेड को आप अपने साइड रखिए तो दो ब्लेड आपसे दूर है। अब आप इस पंखे को 360 डिग्री पे ऐसे घूमने दीजिए तो आप पाएंगे कि 120 डिग्री के बाद फिर से एक ब्लेड आपके पास और दो ब्लेड आपके एग्जैक्टली जैसा था वैसा ही हो जाएगा। 120 डिग्री के तुरंत बाद फिर से सेम स्थिति आएगी। मतलब किसी अणु के बीचों बीच पार होता हुआ वह काल्पनिक अक्ष, वह काल्पनिक रेखा जिस पर अगर हम अणु को घुमाएं, 360 डिग्री घुमाएं, तो समान संरचना एक से ज्यादा बार रिपीट होनी चाहिए, एक से ज्यादा बार आपको दिखाई देना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सममिति का अक्ष है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए ये हमारा एक लकड़ी का बोर्ड है, ठीक है ना, लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक अणु है ऐसा समझिए, और इस अणु में ये केंद्र से हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे छेद दिया, लगा दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इसमें ये लंबाई वाला हिस्सा है, ये चौड़ाई वाला हिस्सा है। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊं तो लंबाई वाला आपके साइड आ गया, चौड़ाई वाला दूर चला गया। लेकिन एक और 90 डिग्री घुमाने पर बिल्कुल वैसा, चौड़ाई वाला हिस्सा आपके पास, लंबाई वाला दूसरा, फिर 90 डिग्री पे घुमाने पे फिर पुरानी स्थिति। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे लकड़ी के बोर्ड को 360 डिग्री घुमाऊं तो एक जैसी संरचना आपके सामने 2 बार कम से कम रिपीट होगी। ठीक है। तो इसलिए ये एक सममिति का अक्ष है। तो सममिति का अक्ष वह काल्पनिक रेखा है जिस पर अगर हम अपने अणु को घुमाएं, 360 डिग्री घुमाएं,
तो हमको एक जैसी संरचना एक से ज्यादा बार देखने को मिले। जैसे पंखा पंखा 360 डिग्री अगर घूमता है तो 3 बार अपनी संरचना को क्या करता है, रिपीट करता है। ऐसे ही अगर एक घन को, एक चौकोर एकदम वर्गाकार चीज को अगर हम 360 डिग्री घुमाएं तो 4 बार उसकी संरचना क्या होगी, रिपीट होगी। ऐसे ही अगर इस षटकोण को मैं क्या करूं, ऐसे घुमाऊं तो क्या होगा, 6 बार ये अपनी संरचना को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो 360 डिग्री घुमाने पर, अच्छा ध्यान रखें, अलग अलग दिशा से अलग अलग तरीके से होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शो करने की कोशिश करता हूं। षटकोण से एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आया है, 1 मिनट रुकेंगे, है ना। चलिए मैं आपको एक संरचना बनाता हूं पहले, ताकि आप समझ पाए। षटकोण से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो मिनट का समय देंगे मेरे को। हाँ भाई, कोई म्यूजिक चला रहा है, बंद कर दे। माइक बंद करिए सभी अपना चेक करके। अब देखिए, ये आपका एक षटकोणीय संरचना है, दिख रहा है, 6 कोण, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिख रहा है 6 कोण सभी को। अच्छा, अब इस षटकोण को अगर मैं, मान लीजिए सभी कोण एक जैसे हैं, है ना, ऐसे घुमा दूं तो भी ये षटकोण है, ऐसे लिया तो भी षटकोण, ऐसे लिया तो भी षटकोण। यानी अगर मैं इसको इस अक्ष से घुमाऊं तो 6 बार इसकी संरचना क्या होगी, एक जैसी दिखाई देगी। देखो, 1 बार, थोड़ा सा घुमाया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, तब ऐसे घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि क्या ये संरचना अभी पहले जैसी है, नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कर दूं तो, ये अगर कटा होता मान लो, तो ये एक बार फिर से आया ना संरचना। जैसे ये संरचना है, ठीक वैसे ही कौन सी संरचना है, ये वाली संरचना है। और फिर अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो फिर से रिपीट हो गई। इसका मतलब इस अक्ष पर 360 डिग्री घुमाने पर हमको ये संरचना 2 बार दिखाई दे रही है, तो ये सममिति का अक्ष कहलाएगा, ठीक है ना। अब 2 बार दिखाई दी तो द्विगुण सममिति का अक्ष, 3 बार दिखाई दे तो त्रिगुण, 4 बार दिखाई दे तो चतुर्गुण, इस तरीके से नाम दे सकते हैं। एक और अंतर है, एक और खास बात देखने को मिलेगी आपको, जिसको हम कहते हैं एकांतर सममिति का अक्ष। एकांतर सममिति का अक्ष। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक अणु कुछ इस तरीके से है, ठीक है, एक अणु कुछ इस तरीके से है और हम इस अणु को इस काल्पनिक अक्ष पर ऐसे घुमा रहे हैं। तो जब ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री के बाद जब ये वाला हिस्सा घूम के इधर आएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सॉरी, ऐसा दिखेगा। 180 डिग्री अगर हम इसको घुमाएं तो ये आगे आके इधर आ जाएगा, यानी नीचे वाला जो इसका सिरा है वो इधर आ जाएगा और ऊपर वाला सिरा इधर चला जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों संरचनाएं समान हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये इसका मिरर इमेज है। मिरर इमेज मतलब अगर ऊपर की ओर हम क्या लगा दें, आईना लगा दें, तो आपको ये देखने को मिलेगा
कि 180 डिग्री के बाद आईने में दिखने वाली संरचना के समान संरचना आपको यहां देखने को मिल रही है। तो इसको हम कहते हैं एकांतर सममिति का अक्ष। ठीक है, यानी अगर हम किसी अणु को किसी काल्पनिक अक्ष पर 360 डिग्री तक घुमाएं और उसमें हमको एक से अधिक बार ऐसी संरचना देखने को मिले जो एकदम पहले वाले अणु जैसी तो नहीं है लेकिन उसका दर्पण प्रतिबिंब हो, तो हम कहेंगे ये क्या है, एकांतर सममिति अक्ष। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 4 तरह के सममिति के तत्व हमने देखे, सममिति तल, सममिति केंद्र, सममिति अक्ष, एकांतर सममिति अक्ष। ये हो गया हमारा। अब आते हैं अगली चीज, आणविक किरैलता। किरैलता शब्द बहुत बार आपने सुना भी होगा 11वीं में और अभी भी। माइक किसी का ऑन है बेटा, बंद कर दीजिए, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर मैं बंद कर दूंगा तो फिर आप चालू नहीं कर पाएंगे। आणविक किरैलता। किरैलता शब्द रोमन भाषा के कायरा से आया हुआ है। ठीक है, कायरा मीन्स होता है हाथ, और हैंडेडनेस, हाथ जैसा गुण। अब ये हाथ का कौन सा गुण है, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं लेकिन फिर भी, ठीक है, मान लीजिए आपने अपने हाथ की उंगलियों को कुछ इस तरीके से प्रोपगेट किया हुआ है, तो ये आपका हाथ बन के तैयार हुआ। अब अगर इस हाथ को एक आईने के सामने ऐसे रख दिया जाए, याद रखिए सामने सामने आईना नहीं होना चाहिए, बगल में आईना होना चाहिए, तब आप देखेंगे कि आपका अंगूठा इस डायरेक्शन में आ गया। तो आप नोटिस करें कि अगर मैं इस प्रतिबिंब को ऐसे उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं, तो क्या प्रतिबिंब हमारे हाथ को पूरी तरह से ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा, क्योंकि अंगूठे की दिशा क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो इस तरह से जिन अणुओं का दर्पण प्रतिबिंब उनकी मूल संरचनाओं को पूरी तरह से ढक नहीं पाता, इसको हम कहते हैं अध्यारोपित नहीं कर पाता, ये अणु कहलाते हैं किरैल अणु, और ये गुण कहलाता है किरैलता। तो किरैलता का मतलब होता है जब किसी अणु का दर्पण प्रतिबिंब उस अणु की संरचना को पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं कर पाता है, तो वो अणु कहलाएगा किरैल अणु और ये गुण कहलाएगा किरैलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम CHO, COH, CH2OH, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। दर्पण में इसको देखें तो CHO अपनी जगह पे दिखाई देगा, C अपनी जगह पे, CH2OH भी अपनी जगह पे, लेकिन OH पहले में दाईं ओर था, इस बार बाईं ओर आ जाएगा, और H जो बाईं ओर था वो दाईं ओर चला जाएगा। तो अब अगर मैं इस अणु को पूरा ऐसे उठाऊं और इसके ऊपर रखूं, तो इन दोनों की दिशाएं अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये अणु किरैल अणु है। ये कैसे अणु है, किरैल अणु है, और ये गुण कहलाएगा किरैलता। जबकि अगर अणु का दर्पण प्रतिबिंब उसको ढक लेता है, तब हम कहेंगे ये अकिरैल है, किरैल नहीं है। और किरैल अणु में किरैलता, कार्बनिक यौगिकों में किरैलता कब आती है, किरैलता आवश्यक है ना, प्रकाशिक समावयवता के लिए अणु का किरैल होना आवश्यक है। ये मान के चलिए शुरुआती स्टेज में अणु अगर किरैल होगा तभी प्रकाश समावयवता प्रदर्शित करेगा, अगर अणु किरैल नहीं होगा तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब हमको कैसे मालूम चले कि अणु किरैल है या नहीं है? तो आप अणु में जितने भी कार्बन हो सभी को चेक कीजिए,
अगर कोई भी एक कार्बन ऐसा मिल जाता है जो 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये कार्बन के कारण पूरे अणु में किरैलता आ जाएगी, और ये जो कार्बन है जो केंद्र में हम मानेंगे जिसको, उसको स्टीरियोजेनिक केंद्र कहेंगे, किरैल केंद्र। जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड में आप देखिए कार्बन हमारा जुड़ा हुआ है एक OH से, एक H से, एक CHO से और एक CH2OH से। हाँ जी, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? मेरे को ऐसा लगा कि सर सुनो ना बोला किसी ने। चलिए रिपीट करते हैं। ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। ग्लिसरैल्डिहाइड में 3 कार्बन है आपके पास। पहला कार्बन अगर आप देखें, इस कार्बन को केवल देखें तो ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, एक तरफ H से जुड़ा है और एक तरफ कार्बन से जुड़ा है। ध्यान रखिए कि हम स्टीरियोजेनिक केंद्र के रूप में सिर्फ उसी कार्बन को लेंगे जो sp3 संकरित होगा। sp2 संकरित कार्बन को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो ये sp2 संकरित है, इसलिए ये हमारे गणना में हिस्सा नहीं लेगा। नीचे वाले कार्बन को देखते हैं। नीचे वाला कार्बन C एक H से, एक और H से और एक OH से, यानी कि 2 हाइड्रोजन जो कि एक जैसे हैं उनसे जुड़ रहा है। तो अगर 2 परमाणु समान हो गए मतलब इसमें किरैलता नहीं है। बीच वाले कार्बन को देखिए, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ CHO है, एक तरफ ये है। इसका मतलब ये 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा हुआ है। तो किसी अणु का वह कार्बन जो 4 भिन्न भिन्न समूहों से या परमाणुओं से जुड़ा होता है वो किरैल केंद्र कहलाता है, या इसी को हम स्टीरियोजेनिक केंद्र कहेंगे। किरैल केंद्र कहलाएगा, और क्योंकि किरैल केंद्र है इसलिए अणु क्या हो जाता है, किरैल हो जाता है। ठीक है ना। इसमें भी आगे आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे एक चीज और। तो स्टीरियोजेनिक केंद्र क्लियर है अपना। अब आते हैं हम प्रतिबिंब रूप को देखने पे। आप देखिए कि किसी भी अणु के दर्पण प्रतिबिंब अगर हो और दोनों ही प्रकाश सक्रिय हो, दोनों ही प्रकाश सक्रिय, जैसे आप देखो ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड को हमने चेक किया, हमने देखा कि भाई इसमें एक किरैल केंद्र है, और किरैल केंद्र होने का मतलब मोस्टली ये होता है कि उस जगह सममिति नहीं है। अभी केवल केवल किरैल केंद्र में कोई सममिति नहीं है, तो सममिति नहीं होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब इसको अध्यारोपित नहीं करेगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि ग्लिसरैल्डिहाइड प्रकाश सक्रिय होगा। प्रकाश सक्रिय का मतलब प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। अब प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा तो आप देखें कि इसका हम केवल एक ही दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं, जिसमें एक में OH समूह दाईं ओर होगा और दूसरे में OH समूह बाईं ओर होगा। तो इस तरह का प्रकाशिक समावयवी जो आपस में दर्पण प्रतिबिंब हो, याद रखिए कि ये दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये एक अलग अणु है, ये एक अलग अणु है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दर्पण प्रतिबिंब की तरह दिखाई देते हैं। तो इस तरह के समावयवी जो आपस में दर्पण प्रतिबिंब है और प्रकाश सक्रिय भी हैं, इनको हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाएगा इनैंशियोमर्स। ठीक है। अब आगे थोड़ा और आते हैं। जब हम प्रकाशिक समावयवता पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे अणु जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा सकने में सक्षम होते हैं, प्रकाश सक्रिय अणु कहलाते हैं। तो यहां एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या है? तो अब अगली चीज जो हमको जाननी है वो है समतल ध्रुवित प्रकाश।
इंग्लिश में कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप लोग जब 10th में पढ़ते थे या 12th में पढ़ते हैं तो हम एक खास बात फिजिक्स में बताते हैं कि किसी भी प्रयोग में जब हम चित्र बनाते हैं तो चित्र में तो हम रेखा बनाते हैं, एक प्रकाश की रेखा, पर वास्तव में जब प्रयोग करते हैं तो हम सिर्फ एक प्रकाश की तरंग नहीं ले सकते, ये अच्छी तरह समझें। तो इसलिए जब हम केमिस्ट्री में भी प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात को समझना जरूरी है कि जिस स्रोत से हम एक वर्णी प्रकाश या हमारे प्रकाश को ले रहे हैं उसमें सिर्फ एक लाइन या एक तरंग नहीं है, उसमें अनेकों तरंग हैं। और चूंकि प्रकाश ये क्या है, ये आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण है और ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग किसको बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जो गमन मार्ग के लंबवत कंपन करती हैं, गमन मार्ग के लंबवत कंपन करती हैं। अब लंबवत का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि मैं एक धागा ऐसे ले लेता हूं, आपके और मेरे बीच धागा एक खींचा हुआ है, यह धागा प्रकाश का गमन मार्ग है, इसमें हम बीचों बीच एक पेन को ऐसे खड़ा कर देते हैं। तो पेन अगर ऐसे खड़ा है तो इस धागे पे वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। तो ये कहलाया तरंग एक। अगर ऐसे है तो भी वो धागे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि एक धागे से हम जितने संभव तरीके से पेन को खड़ा कर दें सब उसके साथ क्या करेंगे? 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो प्रयोग करते समय जब हम एक प्रकाश की पुंज को लेते हैं तो प्रकाश की पुंज मान लो कि बोर्ड से बाहर की ओर आ रही है, तो इसमें जितनी संभव रेखाएं आप खींच सकते हैं सीधी, ये सब क्या होंगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब 90 अंश का कोण बना रही हैं, किसके साथ? गमन मार्ग के साथ। अब ऐसे में इस प्रकाश पुंज का प्रयोग अगर हम ये जानने में करें कि हमारा अणु प्रकाश के तल को घुमा रहा है या नहीं, तो हम नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? जैसे एक गोल गेंद अगर मैं यहां ले लूं और मैं उसको दाईं या बाईं ओर घुमा दूं आपको बताए बगैर, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या आप पता लगा पाएंगे कि वो किस दिशा में घूमा? नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि वो गोल है ना। तो ये बता पाना मुश्किल है कि आपके आंख बंद करने के बाद मैंने उसको किस दिशा में घुमाया, दाईं ओर घुमाया या बाईं ओर। लेकिन अगर मैं इस पेचकस को आपको बोलूं आंख बंद कीजिए और जब आप आंख खोलें और ये ऐसा मिले, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर ने इसको बाईं ओर घुमा दिया है। अगर मैं यहां से थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो आप बताएंगे कि सर आपने दाईं ओर घुमा दिया, क्योंकि पहले ये था। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि प्रकाश के अधिकांश तलों को नष्ट कर दिया जाए। तो हम इस प्रकाश की पुंज को एक निकोल के प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म में ऐसा कटान होता है, मैं ऐसा दिखा रहा हूं आपको ताकि समझने में आसानी रहे। जब इस पतली सी झिरी से ये प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश के गुजरने के बाद आप पाएंगे कि सिर्फ इसमें जो तरंगें इस झिरी के समानांतर कंपन कर रही हैं वो पार हो जाएंगी, बाकी कोई इससे पार नहीं हो पाएगा। तो अब हमारे प्रकाश में सिर्फ ऐसी ही तरंगें हैं जो एक तल पर कंपन कर रही हैं। इस तरह का प्रकाश पुंज जिसमें उसकी सभी तरंगें सिर्फ एक ही तल पर कंपन करें, उसको हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल करते समय हम इस प्रकाश के मार्ग में एक सैंपल होल्डर पारदर्शी ट्यूब रख देंगे। अभी इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, और एक और निकोल का प्रिज्म लगाएंगे जो ऑब्जर्वर कहलाएगा, और इसके पीछे देखने वाला नेत्रिका लगा सकते हैं या आप कोई प्रकाश सक्रिय संसूचक लगा सकते हैं, ठीक है ना।
जिससे पता चले प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक डायोड लगा दीजिए, आप फोटो सेल लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो हमारा प्रकाश ज्यों का त्यों इससे पार होगा, और इस स्लिट, चूंकि ये दोनों एकदम समानांतर लगे हुए हैं, पार होते हुए नेत्रिका तक आ जाएगा, यानी देखने वाले को प्रकाश साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रयोग के लिए हमने इसमें एक प्रकाश सक्रिय पदार्थ भर लिया, उसका विलयन बना के इसमें भर लिया। अब प्रकाश सक्रिय पदार्थ, जैसे ही प्रकाश इसके अंदर गया, उसने इस प्रकाश की रेखा जो कि इस तरह की है, उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, दाईं ओर या बाईं ओर, जिस भी ओर घुमा दे। तो अब दूसरा स्लिट तो ऐसे है, दूसरा खांचा तो सीधा है, और ये प्रकाश तिरछा हो गया है। क्या ये पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब इसको पार कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्लिट को हमको या तो दाईं ओर घुमाना पड़ेगा या तो बाईं ओर, और एक खास एंगल पे जैसे ही ये समानांतर होगा ये पार हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश जब हमारा सैंपल यानी हमारा यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कुछ कोण तक घुमा देता है दाईं या बाईं ओर, तो उसका पता लगाने के लिए पहली बात तो हमको इससे पता चल जाएगा कि जैसे ही ये घूमेगा, इस ओर जो नेत्रिका है वहां प्रकाश का आना बंद हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा पदार्थ प्रकाश सक्रिय है। अब उसने किस दिशा में घुमाया है, दाईं ओर या बाईं ओर? तो हम हमारे स्लिट को क्या करेंगे, दाईं ओर घुमाएंगे 90 तक। हो सकता है 30 डिग्री पे हमको प्रकाश मिल जाए, तो इसका मतलब प्रकाश भी 30 डिग्री घूम गया है, तो दाईं ओर घुमा है। या फिर हम बाईं ओर घुमा के प्राप्त करेंगे। तो दोनों में से किसी एक दिशा पर हमको फिर से प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से हम ये जान पाएंगे कि हमारे सैंपल ने प्रकाश को दाईं या बाईं किस दिशा में कितने डिग्री तक घुमाया है। तो ये हो गया रहा हूं। अब ये तो पता लग गया ना हमको कि प्रकाश को वो घुमा सकता है। अब अगर हमारा पदार्थ प्रकाश को दाईं ओर, घड़ी की दाईं ओर घुमाता है, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है, तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, हिंदी में कहेंगे दक्षिणावर्ती, इंग्लिश में कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको चिन्हित करेंगे स्मॉल डी या प्लस के चिन्ह से। तो यदि पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में या दाईं ओर घुमाता है, तो वो पदार्थ कहलाएगा दक्षिणावर्ती, डी या प्लस। और अगर वो प्रकाश के तल को बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये कहलाएगा वामावर्ती या लीवो रोटेटरी, या स्मॉल एल या माइनस चिन्ह से। याद रखिएगा, अभी हम कैपिटल डी और कैपिटल एल भी पढ़ेंगे। तो प्रकाश का घूर्णन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डी या स्मॉल एल से दर्शाया जाएगा, कैपिटल से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। क्लियर है ये? तो आज हम यहां तक देखेंगे। काफी सारी नई चीजें थी, आप थोड़ा सा ध्यान देके रिपीट इसको देख लेंगे और एक बार स्टडी कर लेंगे। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि नया टॉपिक है, हो सकता है कंफ्यूजन। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, ग्लूकॉन डी का मतलब होता है उसमें जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन उसमें ध्यान से देखना, ग्लूकॉन डी में कैपिटल डी यूज होता है। तो वो कैपिटल डी क्या है वो भी आप पढ़ोगे। ठीक है ना। वो घूर्णन को नहीं दर्शाता, वो अभिविन्यास को दर्शाता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। पर अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि डी या एल क्यों लिखा जाता है।